शुरू करते हैं। अगला क्या कहा था हमने, सबसे जो लास्ट क्लास हमारी थी उसको एंड कहाँ से किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था जिसको याद करने का बोला था। इसमें क्या कह रहे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने। दो तरह की चिकित्सा बताई थी। क्या होती है चिकित्सा, कैसी तरह की होती है, एक होती है शमन और दूसरी होती है शोधन। शमन के अंदर क्या किया, शांत कर दिया। तो शांत किस तरीके से करते हैं, हम मेडिसिन दिए और दोष जहाँ पे थे, कुपित हो रहे थे, उनको वहीं पर ही दबा दिए, उसको वहीं पर ही शांत कर दिए। उसको शांत करने के दो तरीके बताए थे हमने कि किस तरह से शांत होगा। शांत तो कर दिया, किस तरीके से, ये दो तरीके से होता है, या तो दीपन करा दो या फिर पाचन करा दो। तो इसमें भी पहले दीपन और उसके बाद में पाचन। कैसे, दीपन का मतलब क्या होता है, दीप्त करना। दीप्त किसको करेंगे, अग्नि के टर्म, अग्नि के संदर्भ में ये बात होती है। तो हम यहाँ पे अग्नि को दीप्त करेंगे, उससे क्या होगा, उससे होगा अल्टीमेटली पाचन। और ये पाचन और हम किसका कर रहे हैं, ये दोषों का कर रहे हैं, क्योंकि दोष बढ़े हुए हैं लेकिन इतने भी नहीं बढ़े हुए कि जिससे हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करते हैं, उन दोष को वहीं दबाने के लिए बोलते हैं कि चलो इसकी अग्नि बढ़ा देते हैं। अग्नि बढ़ाने से जो बढ़े हुए दोष हैं, जो कुपित दोष है, वो वहीं पाचित हो जाएंगे और वो सारा मामला जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है शमन चिकित्सा थी। फिर एक शोधन चिकित्सा थी। तो इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हुए इन्होंने ये बताया कि शमन में आप क्या करते हो, दीपन पाचन करते हो, तो इसका क्या होता है कि दोषा कदाचित कुप्यंती। तो कभी कभी वो दोष जो आपने शमन द्वारा शांत किए थे, वो कभी जैसे आप आहार विहार का ऐसा सेवन करोगे, निदान का सेवन करोगे, तो वो वापस आपकी बॉडी में वापस ट्रिगर हो सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी में मान लो कि कफ बढ़ा हुआ था, उससे आपको कुछ पीनस प्रतिशय जैसी प्रॉब्लम हुई। तो अब हमने क्या बोला कि अच्छा चलो आप ताली शादी ले लो, सितोपलादी ले लो, ताली शादी ले लो, और इससे जो वो जुकाम था आपका, है ना, पीनिस प्रतिशय जो था, उसमें पाचन, दीपन पाचन हुआ और वो जो कफ दोष था वो वापस शांत हो गया। अब अगर आप फिर ऐसा करते हो, निदान सेवन करते हो, या फिर आप ठंडी चीज़ें खाते हो या बाहर ऐसे ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हो बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो वापस से वो दोष कुपित हो सकते हैं। लेकिन अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये तो संशोधन है शुद्धा। अब अगर इस कंडीशन में आपने अगर संशोधन करा दिया होता तो न तेषां पुनरुद्भव, तो उनकी वापस उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि संशोधन चिकित्सा के अंदर हम क्या करते हैं कि जो दोष, बढ़े हुए कुपित दोष है, उनको उनके स्थान से ही हटा देते हैं, तो उसमें से ट्रेस अमाउंट भी नहीं बचता उसका, तो इसलिए वो वापस कुपित नहीं होते। इसीलिए हमारे यहाँ पर संशोधन चिकित्सा को बेस्ट माना गया है। ठीक है, संशोधन चिकित्सा के बारे में बताया। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि संशोधन आपने करा लिया, क्यों कराया, क्योंकि ये बेस्ट था। तो कराने के बाद में आप क्या करोगे देखो एक बात याद रखना, क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे भी कोई भी धातुशय होता है, धातु से आप सिर्फ 7 धातुएं नहीं लेंगे। जब आपको चरक पढ़ाएंगे तब आपको बोलेंगे कि धातु के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती है, दोष, धातु और मल। ठीक है, तो जब भी बॉडी के अंदर धातुशय होता है, तब मैंने बोला था फर्स्ट क्लास में, तब वात कुपित होगी। वात कुपित होने की दो चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने संशोधन कराया था उसके अंदर हुआ क्या कि जो कुपित दोष थे बॉडी के अंदर, उसको हमने बाहर निकाला, है ना। तो उसको बाहर निकालने के प्रोसेस में क्या हुआ, वो वहाँ से वो जो अपने कोष्ठ के अंदर दोष आ गए थे ना, ये अपने ऐसा बनाया था कि पहले इसकी शाखाओं में थे, उसके बाद में से शाखाओं से कहाँ आए, कोष्ठ के अंदर आए। कोष्ठ के अंदर कुछ मटेरियल पहले था, बाद में हमने उसको वमन या विरेचन या वस्ती से निकाल दिया। अब यहाँ पे वैक्यूम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होती है, वात कुपित हो जाती है। तो सिंपल सा मेरा बताने का ये मतलब था। यहाँ अच्छे बच्चे ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे कि जब जब संशोधन कराते हैं, संशोधन मतलब पंचकर्म, पंचकर्म या पंचशोधन, तब तब वहाँ पे वात का कोप होता है। और जब जब वात बढ़ती है तो शरीर का बल कम होता है, क्योंकि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, बल क्या था, श्लेष्मा था। अब वात बढ़ रहा है मतलब कफ कम हो रहा होगा, इसीलिए बल भी कम हो रहा है। तो बल अब इस रोगी में बहुत कम है। अब हमें क्या करना है, उसका जो बल है उसको वापस रिगेन करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके के मेथड हैं, है ना। एक तो हम ब्रंघण कराते हैं। ब्रंघण किससे कराते हैं, आहार विहार से। या तो उसको आहार विहार ऐसा अच्छा मतलब उसको खाना बहुत अच्छा दो, या फिर हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है। उसके अंदर क्या करो, आप रसायन और वाजीकरण का यूज़ करो। रसायन का कब करते हैं, वाजीकरण का कब करते हैं, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। रसायन का क्या बताया था कि लाभोपायो शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, जो शस्त्र हो और सभी धातुओं को बढ़ाने का काम करे, तो ये सारा काम रसायन करता है ना। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। अब इन दोनों को कहाँ कहाँ पे हमको यूज़ करना है, किसको आहार से करना है, किसको रसायन से करना है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि इसके बाद संशोधन काल को समझने वाला वैद्य यथाक्रमम यथा योगम
योगमत ऊर्ध्वम प्रयोज्येत। ऊर्ध्वम मतलब इससे ऊपर, जो संशोधन बताया है उसको कैसे कैसे यूज़ करो, कि पहली बात तो यथाक्रम यूज़ करो, फिर यथा योग यूज़ करो। यथाक्रम का क्या मतलब हुआ, क्रम बताया था। क्रम क्या होता है कि पंचकर्म, ये एक प्रधान कर्म हो गया। इससे पहले हम दो चीज़ें और करते हैं, कि एक तो स्नेहन करते हैं, दूसरा स्वेदन करते हैं। इसका पूरा डिटेल के अंदर बता दिया था, स्नेहन क्या है, स्वेदन क्या है और क्यों करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, वमन करते हैं, फिर विरेचन करते हैं, फिर आस्थापन अनुवासन और लास्ट में नस्य। ऐसे आता है, यही क्रम रहता है। तो बोल रहे क्रम का मतलब यही है कि पहले पूर्व कर्म करो, उसके बाद में प्रधान कर्म करो और बाद में पश्चात कर्म करो। पश्चात कर्म में क्या होता है कि जब ये संशोधन करवा देते हैं ना, तो पहली बात तो वात बढ़ जाती है, दूसरी बात अग्निमंद्य हो जाती है। अग्निमंद क्यों होता है कि जैसे वमन और विरेचन, वमन विरेचन में जो दोष होते हैं वो आमाशय से निकलते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि आमाशय ही, जो हमारा आम पक्वाशय मध्य है, वही अग्नि का भी स्थान है। तो वहाँ पर आप कोई भी डिस्टर्बेंस करोगे तो अग्नि डिस्टर्ब होती है। तो इस टाइम में क्या होगा, संशोधन के बाद में अग्नि भी मंद होती। तो उस अग्नि को वापस नॉर्मल लाने के लिए हम कुछ ऐसे उसको हल्की हल्की चीज़ें देते हैं। पहले ऐसे नहीं एकदम संशोधन करा दिया और हलवा पूरी खाने बैठ गए, ऐसे नहीं करते हैं। उसके लिए हम एक स्पेसिफिक मील डिज़ाइन करते हैं कि इसको इतने दिन ये चीज़ें देनी है, ताकि वो क्या होती है, वो लघु चीज़ें होती है जो कि अग्नि को बढ़ाती है, ताकि उसकी अग्नि जो है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाए। तो कुछ दिनों का इसका कोर्स चलता है ऐसा। उसके बाद में सारा जो नॉर्मल खाना पीना है वो हो सकता है। ठीक है। तो यथाक्रम ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो यथाक्रम है ना, सिर्फ इस एक वर्ड को उठा करके आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ इसी में ही नहीं, इवन जो पीजी एमओ का जो इंटरव्यू होता है मेडिकल ऑफिसर का, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे जो यथाक्रम है इससे आप क्या समझते हो, क्या है ये यथाक्रम। तो पहले पूर्व कर्म करो, फिर प्रधान कर्म करो। प्रधान कर्म में भी कौन सा, ऐसे नहीं हर एक को अपन वमन विरेचन ये सारी चीज़ें नहीं करवाते, जिसके लिए जो नीडेड हो। किसी को अगर वमन की ज़रूरत है उसको वमन कराएंगे, किसी को विरेचन की ज़रूरत है उसको विरेचन कराएंगे। लेकिन सबके अंदर पहले पूर्व कर्म करना ही है, फिर प्रधान कर्म करना है और लास्ट में पश्चात कर्म करना है। ठीक है। अब पश्चात कर्म के अंदर हम क्या करते हैं, पेया विलेपी ये सब देते हैं। ये अब आप आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स के अंदर आएगा। आपके फर्स्ट ईयर में तो नहीं आएगा ये, आगे सेकंड ईयर में आएगा। इसमें क्या करते हैं, देखो मैं बता देती हूँ। चावल जो होता है ना, चावल को खूब सारे पानी के साथ पकाते हैं। 6 गुना के साथ पका सकते हो, 14 के साथ पका सकते हो, उसका अलग अलग नाम हो जाता है। तो उसको पकाते हैं तो और बहुत अच्छे तरीके से पकाते हैं। उसके अंदर काली मिर्च इन सब चीज़ों का छोंक दे देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, काली मिर्च उष्ण होती है तो वो अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ यही है कि जो अग्नि मंद हो गई है उसको बढ़ाना है, उसको खाना ऐसा देना है जो ज़्यादा लिक्विड की तरफ हो। क्योंकि ये जो चावल, इसके अंदर जो चावल आता है ना, बहुत कम आता है, ज़्यादातर वो पूरा सूप जैसा लिक्विड ही बन जाता है। उसके अंदर हम सौवरचल नमक डालते हैं और साथ में छोंक लगाते हैं, किसका, काली मिर्च का, पिपली का, ताकि अग्नि की वृद्धि हो। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, पश्चात कर्म। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं अब बता देती हूँ आपको। ये जो चीज़ हम करते हैं ना, ये दो के अंदर करते हैं, एक तो वमन के अंदर, दूसरा विरेचन के अंदर। बस्ती के अंदर इसकी नीड नहीं होती। ठीक है, समझो क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये हमारे यहाँ पे बेचारा सा आमाशय था, ये आम पक्वाशय मध्य के अंदर यही जठराग्नि का स्थान होता है। तो वमन में भी यहाँ से निकलेगा मटेरियल, विरेचन में भी यहाँ से निकलेगा मटेरियल। लेकिन जो बस्ती है वो कहाँ, वो इधर इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन कॉलोन तक ही जाती है। तो वहाँ पे तो अग्नि का कोई रोल नहीं होता ना। तो बस्ती करने पर अग्नि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वात तो बढ़ेगी बढ़ेगी संशोधन के बाद में, लेकिन बस्ती से जो कहते हैं अपन, ये दोष निकलने के कारण जो अग्निमांद्य हो रहा था, ऐसा नहीं होगा। इसलिए बस्ती कराने के बाद में संसर्जन कर्म कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तो करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे यथाक्रम का मतलब ये था। अब इतनी सारी रामायण का यही मतलब है। यहाँ पे 3 चीज़ें लिख लेना, पूर्व कर्म भी करो, फिर प्रधान कर्म भी करो और पश्चात कर्म भी करो। पूर्व कर्म के अंदर क्या क्या आता है वो लिख लो, पश्चात प्रधान में क्या आता है और पश्चात में क्या आता है वो लिख लो। ठीक है, ये इसका मतलब था। और क्या था कि यथा योग करो। यथा योग मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। अभी बताया ना, जैसे किसी के अंदर कफज डिसऑर्डर है तो उसके अंदर हम वमन कराएंगे, विरेचन क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर सारे संशोधन इसको करा दिए इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो जिसको जो ज़रूरी है वो करो, पहली बात यथा योग का मतलब ये है। दूसरा, जिसको जिस मेडिसिन की ज़रूरत है उससे करवाओ। वमन के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे हमने कोष्ठ देखा था ना, कोष्ठ के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर मान लो किसी को विरेचन कराना है तो हमारे पास 3 अलग अलग ड्रग्स थी। अब उस 3 के अंदर भी हमें डिसाइड करना था कि भाई त्रिफला किसको दें, जयपाल किसको दें, है ना, और दूध से किसको कराएं। तो उसके लिए 3 अलग अलग कैटेगरी हमने बनाई थी। तो इसमें दूसरे
योग से दूसरा मतलब ये है कि कैटेगराइज करके जिसको जिस चीज़ की नीड है, जिसको जिस योग की नीड है, उसके लिए उसका यूज़ करो, ठीक है, प्रकृति के अनुसार। ऊर्ध्वम प्रयोजित। फिर क्या कह रहा है कि और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, रसायनानि सिद्धानि वृक्ष योगांश कालविद, और काल को जानने वाला वैद्य क्या करे कि इसके अंदर रसायन का भी यूज़ करे और वृक्ष वाजीकरण का भी यूज़ करे, ठीक है। अब देखो आगे, देखो क्या कह रहा है कि भैषज शपिते पथ्यम आहारे ब्रह्मणे क्रमात्, कि जो मनुष्य औषध के कारण क्षीण हुआ हो उसका उसका क्रमशः शाली, साठी, गेहूँ, मूंग, मांस, घृत आदि से निर्मित आहार से ग्रहण करो। अब ये शाली ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं दिखना, बस ये ध्यान रखो कि आहार से ग्रहण करना है किसका, जो कि भैषज शपित है या औषध के कारण क्षीण हुआ है। इसके अंदर ये श्लोक के अंदर इसको मार्क कर लो भाई। औषध से कृष हुआ नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे भैषज शपित। भैषज शपिते अगर है कोई तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए ब्रंगन किससे करना है, आहारे ब्रंगणम क्रमात्। ये पूरी लाइन को अंडरलाइन करो अच्छी तरीके से, इसको याद नहीं करना है, इसको ध्यान रखना कि भैषज से अगर शपित है तो उसके अंदर क्या करना है, आहार से। भैषज से शपित का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यहाँ जो औषध है ना, इसका मतलब ये है कि अगर संशोधन में हम औषध देते हैं ना, तो अगर संशोधन से किसी का कोई कृश हुआ है कि वो बीमार नहीं था, इसको कोई डिजीज़ नहीं है, मैसेशन इसको ये डिजीज़ नहीं थी, वो पहले उसका बॉडी इतना वीक नहीं था, लेकिन अगर संशोधन करने के बाद में हुआ है तो क्या करो, उसको सिंपल आहार जो अपन देते हैं ना, गेहूँ, चावल, जो दूध हो गया, ऐसी चीज़ें जो उसके बल को बढ़ाए वो दे दो, वो काम आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ है कि इसको कोई रोग ही है, इसको कोई तरह की डिजीज़ है, इसका जो शरीर का बल है वो पहले से कम है, तो उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर आहार से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आहार तो वो पहले से ले रहा है, तो उससे बात नहीं बनेगी। उसके लिए अंदर दो चीज़ें दो, कौन कौन सी दो चीज़ें दो, कि भाई एक तो रसायन दो और दूसरा वाजीकरण दो, ठीक है। ये सातों धातु पे काम करेगी, ये भी सातों पे काम करेगी, लेकिन स्पेशली ये शुक्र के ऊपर ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। तो दो चीज़ें अपन ने देख ली, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। हमने देखा था कि दो तरह की चिकित्सा होती है, एक शमन होती है और एक शोधन होती है। इसका इस तरीके से पूरा एक चार्ट बना लेना, माइंड मैप, ठीक है। जो चिकित्सा थी वो दो तरीके की थी। अब इसके अंदर भी जो शमन थी वो हमने कैसे करी थी, दीपन पाचन से की थी। इसके लिए क्या बोला था कि दोषा कदाचित कुप्यंती, ये लाइन यहाँ लिख लेना, इससे दोष कभी कभी कुपित हो भी सकते हैं, लेकिन ये तो संशोधन है जित्वा। अब जो संशोधन के द्वारा जीते गए हैं न तेषाम पुनरुद्भव, उनकी वापस उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब इसको भी कैसे यूज़ करो, इसको भी दो तरीके से यूज़ करो, कि एक तो यथा क्रम यूज़ करो, दूसरा यथा योग यूज़ करो। इन दोनों के अंदर क्या आता है ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर कहा कि जो संशोधन कराते हैं इसके बाद में क्या होगा, कि संशोधन के बाद में शरीर जो है वो कृश हो जाता है। अब अच्छे बच्चे यहाँ पे लिख लेना कि संशोधन के बाद में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, एक तो वात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, दूसरा बल कम हो रहा था, और तीसरा अग्नि भी कम हो रही थी, ठीक है। बल और अग्नि दोनों कम हो रही थी, तो उसमें हम क्या करते हैं, बल को बढ़ाने के लिए, बल के लिए दो चीज़ें देते हैं, दो कंडीशन होती है, कि एक तो जो इंसान पहले से ही दुबला पतला, पहले से ही कृशकाय है, ठीक है, उसको अपन ने संशोधन नहीं दिया, वो पहले से ही बीमार है, तो उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर मेडिसिन यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली खाने को तो नहीं देंगे ना, तो रसायन और वाजीकरण, ये मेडिसिन ही होती है रसायन वाजीकरण, तो हम रसायन वाजीकरण देंगे। और अगर ऐसा होता है कि हमने संशोधन करवाया है उसके बाद में उसका बल कम हुआ है, तो क्या करेंगे, तो उसको रसायन वाजीकरण की ज़रूरत नहीं होगी, उसको हम आहार से ही नॉर्मल कर देंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर रसायन वाजीकरण से हो रहा था तो आहार से करने की कहाँ ज़रूरत है, इससे तो और उल्टा जल्दी हो जाएगा और सातों धातुएं बढ़ जाएगी, ये तो अच्छा ही है उसके लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसको करने से पहले क्या होता है, हमें अग्नि को नॉर्मल करना पड़ता है। यहाँ क्या हुआ था, एक तो वीक है इस कंडीशन में, तो वो सिर्फ वीक है ना, अग्नि का उसको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली अग्नि मांद्य हुआ हुआ है। अग्नि मांद्य में अगर आप भारी भारी रसायन उसको दे दोगे तो बेचारा डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो आपके रसायन की वजह से मर जाएगा आम दोष बन के। इसलिए उसको ऐसी कोई डिजीज, ऐसी कोई भी क्या बोलते हैं, औषध नहीं देना। इसी वजह से अजीर्ण के अंदर, अजीर्ण की जो चिकित्सा होती है ना, अजीर्ण में कोई भी ड्रग का मना किया हुआ है कि अजीर्ण के अंदर कोई भी ड्रग नहीं दो। बहुत मुश्किल से देते हैं हम आजकल, चित्रकादी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देनी भी हो तो। अजीर्ण के अंदर हम कुछ नहीं देते। अजीर्ण के अंदर हमने क्या देखा था दिनचर्या अध्याय में, कि अगर रात को आप सोए फिर उठे और आपको लगा कि खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या करो, उठो ही नहीं, वापस सो जाओ,
ये देखा था ना, इसीलिए दिनचर्या के जितने सारे रेजिमेंट्स थे उन सब में जहाँ जहाँ निषेध था वहाँ हर जगह फर्स्ट लाइन में ही था कि अजीन अजीन अजीन, कि अजीन में ये भी नहीं करो, अजीन में वो भी नहीं करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि अजीन में उठना ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है, इसको साथ में लेके चला करो। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया अपना, पर ये समझना इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ये लोग समझ गए होंगे। अब देखो आगे चलो, क्या कह रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो उससे क्या करता है, इस प्रकार करने से उसे सुख मिलता है, अग्नियाँ प्रदीप्त होती है, बुद्धि वर्ण और इंद्रियों में निर्मलता आती है, वृषता और दीर्घायु मिलती है। ये किसके हैं? ये रसायन और वाजीकरण की फलश्रुति है। इसको लिख लो यहाँ पे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि रसायन और वाजीकरण की फलश्रुति अष्टांग हृदय में कहाँ, किस स्थान में बताई गई है? तो लोग उत्तर 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 करते रहते हैं उसके अंदर, तो ऐसा नहीं है, इसमें सूत्र स्थान के अंदर ही बताइए। ये इसकी फलश्रुति है कि रसायन वाजीकरण का यूज़ करोगे तो क्या क्या होगा। अभी क्या क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताया कहाँ पे, मेंशन कहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिख लेना कि रसायन वाजीकरण की फलश्रुति यहाँ बताइए, इस चैप्टर में बताइए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये कुछ रोग बताएंगे कि दो तरह के रोग होते हैं। हमने बोला था कि दो तरह के रोग थे, एक होता है एक निज रोग, एक होता है आगंतुज रोग। ठीक है, निज रोग का मतलब क्या होता है? ये रोग निज और आगंतुज है ना। निज का मतलब खुद का, तो जो खुद के लक्षणों से आप बीमार होते हैं, उल्टा सीधा खा करके जो बीमार होते हैं, जिसमें पहले दोष प्रकोप होता है, वो निज होता है। और आगंतुज क्या होता है कि किसी ने आकर के पीट दिया, ये तो आपके लक्षण खराब थे। इसमें क्या है, इसमें आपके नसीब खराब है, इसमें किसी ने आकर के आपको पीट दिया या कहीं जा रहे थे टकरा गए, है ना, कुछ ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हो जाए, तो वो आगंतुज हो गए। आगंतुज जो आपके साथ घटित होते हैं, तो उसमें ये यही चीज़ बताएगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एक बार हिंदी पढ़ लो कि जो रोग भूत विष वायु अग्नि के कारण या शत होने से या अस्थि भग्न से उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आगंतुज रोग होते हैं। इसके अंदर इसके कुछ मानसिक निदान भी बताए हैं, राग द्वेष भय इन सब से जो होते हैं वो भी आगंतुज होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो आगंतुज में मैंने एक चीज़ ये मिस कर दी है, मैंने क्या बताया था कि जो बाहर से जो चोट लगेगी उसको हम आगंतुज बोलेंगे, लेकिन इसके साथ में ये कुछ मानसिक निदान भी है कि अगर राग द्वेष, ये जो पंच क्लेश हमने बताए थे ना, बुद्धि के जो पंच क्लेश, अगर वो रखोगे उससे भी जो रोग होते हैं वो भी आगंतुज ही होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ से पूछा जाएगा, ये त्यागः प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशमः स्मृति देश कालात्म विज्ञानम सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये क्या है, ये चिकित्सा सूत्र है। किसका? न कि सिर्फ आगंतुज का, लेकिन निज का भी। जो निज व्याधि होती है और जो आगंतुज व्याधि होती है, उसका अगर संक्षेप में चिकित्सा सूत्र या फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूछा जाए तो वो ये दो लाइन में है कि क्या क्या करो। त्याग, किस किस का त्याग करो? प्रज्ञा अपराध का त्याग करो, और इंद्रियों उपशमः, इंद्रियों का उपशम करो। इंद्रियों का उपशम मतलब कि जो इंद्रियां हैं, एक मिनट एक्सक्यूज मी, हाँ ठीक है, वो सीधे आ जाएगा। ओके, हाँ जी, कहाँ थे हम? तो हम त्याग कर रहे थे किसका? प्रज्ञा अपराध का। प्रज्ञा अपराध मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास में, डेफिनेशन भी बता दी थी, इवन रेफरेंस भी आपको बता दिया था, तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि प्रज्ञा अपराध क्या है। ठीक है, फिर कहा कि इंद्रिय उपशमः, उसके बाद में स्मृति। अच्छा, धी धैर्य धैर्य आत्म मनोविज्ञानम ऐसा करके एक कोटेशन आया था, जो मैंने बोला था कि ये मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इस ये जो चीज़ है ना स्मृति, उसके अंदर भी स्मृति था, इसके अंदर भी स्मृति है। तो ये किसके? मानसिक रोग, इसके अंदर निज आगंतुज और साथ में ये जो मानसिक रोग है ना, इसके लिए भी है, क्योंकि इसके अंदर स्मृति आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ों का है, निज रोग का है, आगंतुज रोग का है, साथ में अगर कोई मानसिक व्याधि होती है तो उसका भी चिकित्सा सूत्र यही है। ठीक है, फिर क्या है? देश काल आत्मविज्ञानम सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम। देश काल आत्मा, आत्मा मतलब स्वयं को, आत्मा मतलब स्वयं को देखते हुए कि उसका देश क्या है, उसको किस तरह का आहार विहार करना चाहिए, देश क्या है और कैसा करना चाहिए, ये भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर जांगल प्रदेश है आपका तो आपको कैसा, क्योंकि वात पित्त प्रधान होगा, तो कैसा आहार विहार करना है जो कि इसके अपोजिट में हो, जो कि वात को और पित्त को ना बढ़ाए, ऐसा आहार विहार करना है। तो देश को देखो, फिर क्या देखो? काल को देखो, ऋतु कैसी चल रही है, अभी शीत ऋतु चल रही है अभी, तो इसमें कैसा खाना खाना चाहिए? उष्ण खाना है, गुरु खाना है, उष्ण खाना है। हेमंत ऋतुचर्या के अंदर देखा ना अपन ने काल। और फिर आत्म, आत्म से यहाँ पे जो टीकाकार है वो कहते हैं कि आत्मा का मतलब स्वयं की प्रकृति को देखो,
प्रकृति भी कौन सी, दो तरह की, थोड़ा सा डीप हो रहा है पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये मज़ेदार है। आत्म से किसको देखो, प्रकृति को देखो। किसकी प्रकृति, स्वयं की प्रकृति। कौन सी प्रकृति, ये दो तरह की प्रकृति देखो, एक तो शारीरिक देखो और दूसरी मानसिक देखो कि आपकी शारीरिक प्रकृति कौन सी है। जैसे मान लो मेरी वात पित्तज है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही अपना आहार विहार रखना चाहिए, तब तो मैं ठीक रहूँगी, वरना फिर डिजीज़, व्याधि होती रहेगी। कौन सी, निज भी हो सकती है, आगंतुज भी हो सकती है। अब दूसरा क्या देखो कि मानसिक प्रकृति अपनी देखो कौन सी है। उस मानसिक भी तीन तरह की प्रकृतियाँ होती है उसमें भी, सत्व रज और तम, उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग अपना आहार विहार करो। तो इसमें देश काल आत्मविज्ञानम का, इन सबको जान करके क्या करो, सद्वृत्त से अनुवर्तनम, सद्वृत्त का अनुवर्तन करो। सद्वृत्त मतलब मोरल कंडक्ट्स कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको इसमें बताई है। चरक सूत्र 8 जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ सद्वृत्त आएंगे, कुछ आगे भी आएंगे, चरक के अंदर ही आएंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे इंसान रहो। तो इससे क्या होता है, जब हम सद्वृत्त का पालन करते हैं तो एक तरीके से ये मोरल सपोर्ट मिलता है मन को। तो ये मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र है। स्मृति और सद्वृत्त का अनुवर्तन करना किसका, मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र है। जो मोरली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, है ना, एक तरीके से एक जो एथिक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसको हम मान सकते हैं कि उनका जो सत्व होता है वो बहुत अच्छी लेवल का होता है। मतलब उनका जो मन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो लोग स्ट्रांग पीपल होते हैं जो अपने मोरल्स के ऊपर चलते हैं। तो इसमें यही आचार्य बताना चाहते हैं कि अगर आप सद्वृत्त के ऊपर चलेंगे तो निज राग अंतुज का तो हमने बता दिया कि ये करो, देश काल इन सबको देखो। अगर मानसिक रोगों से बचना है तो क्या करो, सद्वृत्त का पालन करो, क्योंकि इसी से आपको मोरल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। ये जो रेफरेंस है ये पूछा जाता है, ये चरक सूत्र 7 में भी आपको आएगा, तब बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आता है, चरक सूत्र 7 में भी आता है। अब आगे चलो। मलों का शोधन काल, ये तो मैं आपको जब ऋतुचर्या पढ़ाया था तब से बताती आ रही हूँ, तो इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बस एक बार इसको रीड कर लो। क्या है कि शीतोद्भवम दोषचयम वसंते विशोधयन, जो शीत में उद्भव हुआ है, जिसका संचय हुआ है, उसको क्या करो, वसंत में शोधित करो। तो ऐसा कौन सा दोष है जो शीत में तो संचित होता है, बाद में वसंत के अंदर आके कुपित हो जाता है। तो आंसर आ गया कफ। कि कफ जो होता है वो शिशिर ऋतु के अंदर संचित होता है और उसका प्रकोप कब होता है, वसंत के अंदर। तो उसको किसके अंदर शोधन करो, उसका किस में करो, वसंत ऋतु के अंदर करो। अब इसमें कंसेप्ट क्या बनता है कि कोई भी दोष है उसका अगर शोधन करना है, शोधन का मतलब अगर उसको बॉडी से बाहर निकालना है तो कब निकालोगे, जब वो अपनी प्रकोप की स्टेज में हो। 3 स्टेजेस होती है ना, एक होता है संचय, एक होता है प्रकोप और दूसरा वो जब वापस शमन के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर से भी जो बेस्ट टाइम है किसी दोष को निकालने का वो होता है प्रकोप, क्योंकि उस वक्त वो पूरी तरीके से बॉडी के अंदर पूरी तरीके से एक्यूमुलेटेड है, वो निकलने को तैयार है। ठीक है, वो रोक करने को तैयार है, इसलिए इस वक्त में निकालो। तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि जिस दोष का जो प्रकोप काल है उसी दोष का निर्हरण उस ऋतु के अंदर करना है। तो देखो इसमें ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कफ पित्त, वात पित्त कफ से करते हैं, वात पित्त और कफ। तो वात का प्रकोप काल कौन सा होता है, वर्षा होता है ना। तो इसका जो संशोधन होगा वो भी कब होगा, वर्षा में ही होगा। इसमें क्या करेंगे, हम बस्ती देते हैं। ठीक है, फिर पित्त का प्रकोप काल शरद होता है, तो इसका निर्हरण भी हम शरद के अंदर ही करेंगे। और कौन सा कर्म करते हैं, विरेचन करेंगे। कफज के लिए कौन सा, वही अपनी वसंत ऋतु हो गई। और निरहरण किससे करेंगे, वसंत ऋतु हो गई, और किस में करेंगे, वमन से करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बेसिक थी, मैंने बहुत टाइम से आपको बता रही हूँ तो अब आपको याद हो जानी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर है ना एक चीज़ यहाँ पे, ये देखो, ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछने की वाली होती है। अब ऐसे जो श्लोक होते हैं ना लल्लू जैसे, जिसको हम छोड़ देते हैं कि तो हिंदी आती है, अब इसी के ही कोटेशन से क्वेश्चन बन जाता है। देखो घनात्य बोला है, अब यहाँ से आपसे पूछेंगे कि घनात्य किसको कहा है, तो घनात्य शरद ऋतु के लिए कहा है। घन का अत्य, घन का मतलब क्या होता है, बादल। अत्य का मतलब होता है नाश, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो बादलों का जब नाश हो, मतलब कि वर्षा ऋतु जब एंड होती हो, उसके बाद में कौन सी आती है, शरद ऋतु। तो ये घनात्य शरद ऋतु का बोला है। ठीक है, बस यहाँ तक ये था, इतना ही था। अब देखो, अब ये लास्ट श्लोक आता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसका रेफरेंस पूछते हैं। ये जो नित्यम लिखा हुआ है इसकी जगह अगर नरो आ जाए तो ये श्लोक बन जाता है चरक शारीर 2 का।
ठीक है, बस यही पूछते हैं कि इसका रेफरेंस बताओ। तो ये इसको रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड ईयर के अंदर, थर्ड नहीं सेकेंड ईयर में आपकी शायद स्वस्थ रहते हैं, तो उसके अंदर आपको ये श्लोक शायद लर्न करना पड़े, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना। इसके कुछ नहीं है, इसकी हिंदी पढ़ लेना, इसमें पूछने जैसी कोई बात नहीं है। बस यही है कि इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि ये कहाँ दिया हुआ है। चलो आपको बता ही देते हैं, छोड़ो, हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार अपन। क्या कह रहा है कि नित्यम हित आहार विहार से भी, इसमें ये कह रहा है कि कौन सा मनुष्य जो है वो रोगी होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो ये जो चैप्टर है इसकी स्टार्ट ही कहाँ से की थी, रोग अनुत्पादनीय, कि ऐसी चीज़ करो कि जिससे रोग उत्पन्न ही ना हो। तो उसमें ये बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके अंदर रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे, कि जो ये काम करेगा उसके अंदर नहीं होंगे। तो कौन सा, कि जो नित्य हित आहार विहार का सेवन करेगा। ठीक है, फिर समीक्षाकारी, समीक्षा करके मतलब सोच विचार करके जो हर काम करता है, तो उसको निज रोग भी नहीं होंगे, उसको आगंतुज रोग भी नहीं होंगे, और मानसिक तो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो सोच विचार करके हर काम करता है, तो उसके अंदर पंच क्लेश आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, समीक्षाकारी, विषयेषु असक्तः, जो विषयों में आसक्ति नहीं रखने वाला है। देखो, जो डिजीजेज हो रही है ना यहाँ पे, वो किससे हो रही है, कि हमने कहा था कि इंद्रियार्थ से जब किससे अति संयोग हो या अतियोग हो, अयोग हो, या फिर मिथ्या योग हो, उसकी वजह से हो रहा है। अब अगर ऐसा हो कि इंद्रियार्थों से ऐसा संयोग नहीं हो, समयोगी है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, विषयेषु असक्तः, तो उसको क्या बोलेंगे, उससे वो निरोग रहता है। अगर संयोग किसका कारण था, संयोग सुख का कारण था ना, तो अगर विषय में आसक्ति नहीं होगी तो अपने आप ही समयोगी होगा, जितना ज़रूरत होगा वो किसी चीज़ का उपभोग करेगा वो उतना ही करेगा। आँखों को अगर मान लो कोई ऐसा समझ लो कि कोई सीरियल है जो तुम्हें बहुत पसंद है, ठीक है, तो एक होती है एक लिमिट कि आप इतना देख रहे हो। अब अगर ऐसा हुआ कि आपके अगर उस सीरियल के अंदर आसक्ति हो गई, मोह हो गई है, इसको बात को समझने की कोशिश करना है ना, कि वो वही देखे जा रहे हो, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में आपकी आंखें कमज़ोर होने लग जाएगी, धीरे धीरे पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आने लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे ही मान लो कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी आपको आदत पड़ गई हो और आप बार बार उसका यूज़ करते जा रहे हो, तो विषयों में आसक्ति हो गई ना, उसी से रोग हो गया। अब अगर ऐसा होता है कि आपकी कोई आसक्ति नहीं है, मतलब जितना ज़रूरी है आप उसी अमाउंट में उस चीज़ को ले रहे हो, नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हो, तो वो किसका, संयोग का कारण है, तो उससे व्यक्ति निरोग होता है। ठीक है, विषयेषु असक्तः का मतलब ये हुआ। फिर क्या है कि दाता समः सत्यपरः क्षमावान, और क्या है, आप्तोपसेविच भवते रोग, ये सब करने वाला जो होगा वो क्या होगा, निरोगी होगा। तो अब आज की क्लास को अपन यही एंड करेंगे। मंडे से 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कल आपका टेस्ट है, तो सब लोग तैयार रहें। थैंक यू, डिसमिस।